नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, खासकर नीट के लिहाज से, विलियन या सॉल्यूशंस। हाँ, सॉल्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास जो बेस मटेरियल है वो दरअसल नीट के लिए तैयार किया गया एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन है। तो आज का मिशन क्या है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं आसानी से। बिल्कुल। और देखिए, विलियन केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। नीट में तो सवाल आते ही हैं, खासकर न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो ये चर्चा काफी फायदेमंद रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। विलियन आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो विलियन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण है। मतलब सब कुछ एक जैसा घुला मिला हुआ। समांगी मतलब होमोजीनियस है ना? हाँ, जैसे पानी में नमक घोल दिया। हाँ बिल्कुल, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। इसमें जो कम मात्रा में है, जैसे नमक, वो हो गया विलय, सोल्यूट। और जो ज्यादा है, जैसे पानी, वो विलायक, सॉल्वेंट। हाँ पानी, ठीक है। और ये सिर्फ लिक्विड ही नहीं होते ना, मतलब ठोस में ठोस? नहीं नहीं, कई तरह के होते हैं। जैसे आपने कहा, ठोस में ठोस, पीतल, कांसा, ये मिश्र धातुएं विलियन है। फिर गैस में द्रव, जैसे कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, हाँ कोल्ड ड्रिंक। और हवा, वो गैस में गैस। हाँ, हवा भी एक गैसीय विलियन ही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मिली हुई हैं। ओके, तो ये तो हो गई विलियन की पहचान। पर इसमें कितना विलय घुला है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, सांद्रता बताने के कई तरीके हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर मोल अंश, जिसे खाई से दिखाते हैं। मोल अंश ये बताता है कि कुल मोल में से किसी एक चीज के कितने मोल हैं। सही? बिल्कुल सही। लेकिन दो और टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं, मोलारिटी और मोलैलिटी। हाँ, ये M और M वाला चक्कर, मोलैरिटी बड़ा M। हाँ, मोलारिटी M होती है 1 लीटर विलियन में विलय के कितने मोल हैं, 8 लीटर विलियन में, ठीक है। और मोलैलिटी छोटा m। मोलैलिटी M होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विलायक का द्रव्यमान है, विलियन का आयतन नहीं। अच्छा, ये फर्क है, एक में विलियन का आयतन, दूसरे में विलायक का द्रव्यमान। इसका कोई खास कारण? हाँ, बहुत खास। देखिए, मोलैलिटी जो है वो द्रव्यमान पर आधारित है, और द्रव्यमान तापमान बदलने से नहीं बदलता। सही। लेकिन मोलैरिटी आयतन पर आधारित है, और आयतन तो भाई तापमान बदलने से बदलता है, फैलता है या सिकुड़ता है। ओह, तो मतलब अगर तापमान बदल रहा है तो मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाएगी? एग्जैक्टली। इसीलिए जब तापमान में बदलाव हो रहा हो या अलग-अलग तापमान पर तुलना करनी हो, तो मोलैलिटी ज्यादा भरोसेमंद है। ये नीट के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। वाकई, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी, ये क्या बला है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी दिए हुए तापमान पर एक निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घुल सकती है, मतलब उसकी घुलने की सीमा। और ये किस पर निर्भर करती है? कई चीजों पर। एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर, जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला नियम। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय में। अच्छा, और तापमान? तापमान का भी असर होता है। ज्यादातर ठोस की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन हमेशा नहीं। गैसों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। गैसों की घटती है, हाँ। गर्म कोल्ड ड्रिंक में गैस कम होती है। और दाब, प्रेशर का क्या? हाँ, दाब का असर खासकर गैसों की विलेयता पर बहुत ज्यादा होता है, और यहीं आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हाँ ये तो सुना है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उस गैस के द्रव की सतह के ऊपर जो आंशिक दाब है, उसके समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब डालेंगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, है ना? बिल्कुल। सोडा वाटर इसका बढ़िया उदाहरण है। बोतल में ज्यादा दाब पर CO2 घुली होती है। इसका समीकरण भी है, P = K0x(x)(2x)(9)ax, जहां P गैस का आंशिक दाब है, X विलियन में उसका मूल अंश है, और K0x(x)(2x)(9a है हेनरी स्थिरांक। समझ गया। तो ये हुई गैसों की बात। लेकिन अगर हम दो ऐसे द्रव मिलाएं जो दोनों ही भाप बन सकते हो, वॉलेटाइल लिक्विड्स। हाँ, जैसे पानी और अल्कोहल, उसके लिए है राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब
उसके हर वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है और किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। P total is equal to PA plus PB is equal to P degree AXA plus P degree BXB। ये आदर्श विलयनों के लिए है ना? आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ, ये आदर्श विलयनों पर पूरी तरह लागू होता है। आदर्श विलयन वो होते हैं जिनमें AB आकर्षण बल लगभग AA और BB आकर्षण बल जैसा ही हो, मतलब मिलने पर न ऊष्मा निकले न अवशोषित हो और आयतन में भी बदलाव न आए। और अगर ऐसा ना हो तो आकर्षण बल अलग हो तो विलयन अनादर्श नॉन आइडियल कहलाता है और वो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाता है। या तो धनात्मक विचलन पॉजिटिव डीविएशन जब वाष्प दाब उम्मीद से ज्यादा हो, या ऋणात्मक विचलन नेगेटिव डीविएशन जब वाष्प दाब कम हो। और इसी में वो एजियोट्रोप्स भी आते हैं। हाँ, अनादर्श विलयन बनाते समय कभी-कभी एक ऐसी खास कॉम्पोजिशन बन जाती है जो स्थिर तापमान पर उबलती है बिना कॉम्पोजिशन बदले। उसे एजियोट्रोप या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब एक और बड़ा टॉपिक है अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये विलयन के वो गुण हैं जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति या पहचान पर नहीं, सिर्फ संख्या पर। ओके, कौन कौन से हैं ये गुण? 4 मुख्य हैं। पहला, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हाँ, पानी में नमक डालने पर वो 100 डिग्री से ऊपर उबलता है। सही। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। जैसे बर्फीली सड़कों पर नमक डालते हैं बर्फ पिघलाने के लिए। हाँ, ये भी देखा है। और चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। परासरण दाब, ऑस्मोसिस से जुड़ा है ये। हाँ, परासरण वो प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार कम सांद्रता वाले विलयन से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ विलायक को जाने देती है, विलेय को नहीं। बिल्कुल। तो परासरण दाब वो बाहरी दाब है जो इस विलायक के बहाव को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। इसका इस्तेमाल बड़े अणुओं जैसे प्रोटीन या पॉलीमर का मोलर द्रव्यमान पता करने में होता है, क्योंकि ये गुण कम सांद्रता पर भी मापने लायक होता है। पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी इन गुणों से जो मोलर मास निकालते हैं वो सही नहीं आता, कुछ असामान्य मोलर द्रव्यमान जैसा, एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ, ऐसा तब होता है जब विलय विलयन में जाने के बाद या तो टूट जाता है, डिसोसिएशन, या जुड़ जाता है, एसोसिएशन। टूट जाता है जैसे नमक। हाँ, जैसे पानी में NaCl डालते हैं तो वो एक NaCl यूनिट न रहकर Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो कणों की संख्या असल में 2 गुनी हो गई। और जुड़ जाना, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH को बेंजीन में घोलें तो उसके 2 अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं। तो यहाँ कणों की संख्या आधी रह गई। तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। एग्जैक्टली। और इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आता है वैन हॉफ फैक्टर, जिसे I से दिखाते हैं। वैन हॉफ फैक्टर I, ये क्या करता है? I फैक्टर हमें बताता है कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों की वास्तविक संख्या फॉर्मूला यूनिट की संख्या के मुकाबले कितनी गुना है। मतलब I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो NaCl के लिए I इज इक्वल टू 2 होगा। हाँ, अगर वो 100% टूट जाए। ग्लूकोज या यूरिया जैसे पदार्थ जो न टूटते हैं न जुड़ते हैं, उनके लिए I इज इक्वल्स टू 1 होता है। और एसिटिक एसिड के लिए बेंजीन में? उसके लिए I लगभग 0.5 होगा, क्योंकि 2 अणु मिलकर एक बन रहे हैं। तो हम अणु संख्यक गुणधर्म के सभी फॉर्मूलों में I से गुणा करके सही मान निकाल सकते हैं, जैसे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM। वाह,
तो ये आई फैक्टर सारी कहानी को वापस ट्रैक पे ले आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है सही गणना के लिए। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, विलियन हो गए समांगी मिश्रण। सांद्रता नापने में मोलारिटी और मोलालिटी अहम है, लेकिन मोलालिटी तापमान पर निर्भर नहीं करती, ये खास बात है। सही। गैसों की विलेयता के लिए हेनरी का नियम और वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। बराबर। फिर अणुसंख्यक गुणधर्म जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। हाँ, और इनसे मोलर द्रव्यमान पता कर सकते हैं। और अगर विलेय टूटता या जुड़ता है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की समस्या आती है, जिसे वैन हॉफ फैक्टर आई से ठीक करते हैं। एकदम सही सारांश है। और नीट के लिए जैसा मैंने कहा, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ, मोलालिटी मोलारिटी का अंतर, नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की गणना और आई फैक्टर का सही उपयोग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमने विलियन चैप्टर की लगभग सभी मुख्य बातों को छू लिया। हाँ, काफी हद तक कवर हो गया है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अगर ये वैन हॉफ फैक्टर आई नहीं होता तो हम दवाओं के शरीर में असर को या हमारी कोशिकाओं के अंदर जो आयन संतुलन और परासरण जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें सही सही कैसे समझ पाते या उनकी गणना कर पाते, जहां कणों का टूटना या जुड़ना एक सामान्य बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, सोचने के